नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। कार्टून में आज बंगाल की जो पॉलिटिक्स है वो दिखाई गई है। किस तरीके से गोल चक्कर में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं ये घूम रहे हैं, और एक तरीके से देख लीजिए यहाँ पर ममता बनर्जी दिखाई हुई है अपने टूटे हुए पैर के साथ। एक कार्टून बनाने वाले भी ना पता नहीं किस तरीके से सोच सोच के इतना इनोवेटिव कार्टून बनाते हैं। बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन में भी सेम उन्हीं की तरह है। टैग्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर टीएमसी का टैग लगा हुआ है जो दिखाता है कि तृणमूल कांग्रेस से हैं। बाकी बीजेपी के टैग तो यहाँ लगे हुए हैं, दिखा रहा है कि वो किस तरीके से रेस में आगे बढ़ चुके हैं और ममता बनर्जी जो है पीछे रह चुकी हैं। बड़ा सही कार्टून बना रखा है। खैर, आज डेट है 14 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जितने भी एडिटोरियल्स हैं उनका डिटेल एनालिसिस। देखिए, एडिटोरियल तो काफ़ी सारे आते हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वो एडिटोरियल ढूंढना जिनमें हमें डेटा फिगर और मेन पॉइंट्स मिले जो हमारे काम आए एग्जाम्स में और चाहे हमारे इंटरव्यूज हैं उसमें। अब आज की उसमें दो एडिटोरियल, तो एक एडिटोरियल तो ऐसा था जिसमें पूरा का पूरा पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया था कि बंगाल में क्या चल रहा है, इतना वायलेंस जो हो रहा है, ये सब चीज़ें जो हमारे लिए कोई ज़्यादा काम की नहीं है। ठीक है, वैक्सीन को लेकर दबा के इतने सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं आज की डेट में। चाहे आप पिछले कुछ एडिटोरियल्स को देख लो उठा के, उनमें से एक एडिटोरियल तो हर बार ऐसा होता ही होता है जिसमें कुछ ना कुछ वैक्सीन को लेके होता है। आज के एडिटोरियल में भी है। खैर, आज के एडिटोरियल में यहाँ पर फार्माकोविजिलेंस की बात की गई है, क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली ऐसा हुआ कि रेमडेसिविर के एक्सपोर्ट पे हमारे कई स्टेट्स ने बैन लगा दिया। तो सिंपल सी बात है, हाँ मेडिसिन की शॉर्टेज तो पड़ रही है, वैक्सीन की भी शॉर्टेज पड़ रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस एडिटोरियल को हम डिस्कस करेंगे। ये एडिटोरियल जो है वो इंडिया का अभी क्लाइमेट चेंज में ग्लोबली क्या रोल होने वाला है उसकी बात करने वाला है, तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। बिम्स्टेक की यहाँ बात की गई है कि किस तरीके से बिम्स्टेक जो है बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह, जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आसियान ले लो चाहे एससीओ ले लो, लेकिन बिम्स्टेक जो है ठंडे बस्ते में जा रखा है, कर ही नहीं रहा कुछ, मीटिंग्स ही नहीं हो रही प्रॉपर, मतलब हलवे जैसा सीन चल रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर राइटर बताते हैं किस तरीके से बिम्स्टेक को रिवाइव करने की जरूरत है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसको हम डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर साहब, उनको भी दिखाया गया है। जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में देखो, मैंने कहा था ना फिर से वैक्सीनेशन वाली बात आ गई, घुमा फिरा के कोविड वैक्सीन इन सब चीज़ों पे ही इतने सारे आर्टिकल आ गए हैं कि अब तो आप भी पक गए होंगे इतने सारे एडिटोरियल्स पढ़ के। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में वैक्सीन की ज़रूरत क्यों है उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मतलब आर्ग्यूमेंट वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद थोड़ा पीपीटी बनाने में गड़बड़ भी हो गई, एक स्लाइड खाली छूट गई थी तो वहाँ पर मैंने कार्टून डाल दिया। अब ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स तो चलो खैर हो जाती हैं, लेकिन चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने एडिटोरियल्स। अनदर बिगिनिंग यानी फार्माकोविजिलेंस की बात की गई है। देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इतने सारे केस एकदम से बढ़ गए, यानी अभी जितने केस बढ़ रहे हैं ना, ये अभी तक के पूरे कोरोना का जो एक साल आए हुए हो गया है उसमें सबसे ज़्यादा केस देखे गए। अब ऐसे में क्या था कि केस बढ़ गए तो वैक्सीन की भी ज़रूरत बढ़ गई। तो स्पुतनिक 5 यानी स्पुतनिक 5 कहाँ की वैक्सीन है, आप इसे मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो स्पुतनिक 5 को इमरजेंसी यूज़ में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ऑथराइज कर दिया है। ध्यान रखिए, जितने भी ये वैक्सीन होती है, मेडिसिन होते हैं जिनको ऑथराइज करना होता है पब्लिक यूज के लिए, उनको डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ही अप्रूव करते हैं। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इससे पहले हमारे पास कौन कौन सी वैक्सीन थी, कोविशील्ड थी और कोवैक्सीन थी। अब देखिए, एक मिसकंसेप्शन है एस्पिरेंट्स के माइंड में कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों इंडाइजिनस हैं। ऑल इंडाइजिनस हैं, कोवैक्सीन तो पूरी की पूरी इंडाइजिनस है क्योंकि वो भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है, लेकिन कोविशील्ड जो है ना वो एक्चुअल में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है वो है कोविशील्ड। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एस्ट्राजेनेका को रीनेम करके इंडिया में कोविशील्ड के नाम पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो इंडाइजिनस की अगर बात करो तो कोवैक्सीन ही हमारी एक्चुअल में इंडाइजिनस है। ये एक प्लीज ध्यान रखने वाला पॉइंट है, आप इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, इससे पिछले साल फाइजर ने कई इंडियन रेगुलेटर्स को अप्रोच किया था, मतलब परमिशन मांगी थी कि वो किस तरीके से इंडिया में अपनी फाइजर की वैक्सीन लॉन्च करें। लेकिन इंडिया का एक ही मत था, वैक्सीन लाइए लेकिन ट्रायल करने के बाद, लोकल ट्रायल्स होंगे। ठीक है, अब फाइजर का ये कहना था कि बाकी कंट्रीज में तो फाइजर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इंडिया में ट्रायल करने की जरूरत क्या है। लेकिन इंडिया का स्टैंड अपनी जगह पर बिल्कुल सही था, क्योंकि एक वैक्सीन अगर किसी दूसरी कंट्री में अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी और कंट्री में उसको ले जाया जाएगा तो वहां भी अच्छा ही परफॉर्म करेगी, क्योंकि कंट्री टू कंट्री लोग जो हैं वो डिफर कर जाते हैं, लोगों का लाइफस्टाइल डिफर कर जाता है, बॉडी टाइप डिफर कर जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी वैक्सीन या किसी भी मेडिसिन के इफेक्ट के लिए। तो सिंपल सी बात है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि यूएस में अगर ये वैक्सीन अच्छे काम कर रही है तो इंडिया में भी करेगी। यूएस की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग हैं, वहाँ के लोगों का बॉडी टाइप अलग है। तो सिंपल सी बात है, इंडिया में हमें ट्रायल्स करने ही पड़ेंगे और बिना ट्रायल्स के तो हम कोई वैक्सीन अप्रूव नहीं कर सकते। ठीक है,
इसके बाद इंडिया में तो क्या होता है कि जो वैक्सीन जब निकलती है तो वो काफ़ी सारे स्टेज पे जाती है और उसके बाद जाके वो हमारी कंट्री के जो DCGI हैं वो उसे अप्रूव करते हैं। लेकिन इंडिया के सामने अभी चुनौती जो खड़ी है ना, कि ये जो वैक्सीन है ना, इनको एडल्ट पॉपुलेशन के लिए एक बहुत मेजर तख्ते के लिए अवेलेबल कराना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अभी तक करीब हमारी 8 से 9% पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेट हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तो जितने एडल्ट्स हैं और जितने ओल्ड एज के लोग हैं वही प्रॉपर्ली वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। तो यूथ का नंबर तो खैर समझिए 2022 में ही आने वाला है, यूथ का नंबर अभी तो नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये एक मेजर दिक्कत इंडिया के सामने खड़ी है कि अपनी जो वैक्सीन की क्वांटिटी है उसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बढ़ेगी नहीं तो दिक्कतें तो सामने आप देख सकते हैं, कोरोना जैसी इतनी बड़ी दिक्कत खड़ी है। यूएस की अगर बात करो, यूएस वैक्सीनेशन, ऑल्दो इंडिया तो वैक्सीनेशन यूएस के कंपैरिजन में काफ़ी तेज़ कर रहा है, लेकिन यूएस में पॉपुलेशन भी तो इतनी कम है ना। मेजर चीज़ तो ये है, इंडिया को तो इतनी मेजर पॉपुलेशन को हैंडल करना है। तो यूएस ने अभी तक 30% अपने एडल्ट्स को ऑलरेडी 2 डोज जो है उसमें से 1 डोज दे चुकी है, और 1 डोज जो है वो कुछ टाइम बाद दे देंगे। यानी 30% तो काफ़ी मेजर आप कह सकते हैं एक तख्ता है जो सोसाइटी है। ऊपर से 30% पॉपुलेशन का नहीं कह रहे हैं, वो एडल्ट्स का 30% कह रहे हैं, यानी एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं वहाँ पर। अब जो पिछले साल जो दिक्कतें थी ना, क्या जैसे बेडों की हॉस्पिटल में कमी, वेंटिलेटर की कमी, ड्रग्स की ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं, चलो राइटर यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग इसको कह रहे हैं। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ। जब कोरोना नया आया तो जो 5 रुपये का मास्क मिलता है ना, यूज एंड थ्रो वाला, वो भी करीब कई जगहों 50-50 रुपये में भी बिक रहा था। मतलब लोगों की जो आप कह सकते हैं मजबूरी है ना, उसका फ़ायदा उठाया जा रहा था। वही चीज़ आज भी हो रही है। रेमडेसिविर की बात कर लो, एक इंजेक्शन उसका 800-900 रुपये का है, कहीं ब्लैक में जाके 10-12 हज़ार रुपये में बिक रहा है। तभी तो उस पर बैन लगा दिया ना गवर्नमेंट ने, इसके एक्सपोर्ट पे और बाकी रिटेलर्स पे। तो सही भी किया है, क्योंकि इस टाइप के जो लोग हैं ना, ये लोग ह्यूमैनिटी को नहीं देखते। अभी यहाँ पर कोरोना फैल रखा है, जो मेडिसिन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर उनको पैसे कमाने की पड़ी है। तो इस टाइप की चीज़ें तो बहुत दिक्कतें हैं, और यहीं पर तो इंडिया को एक तरीके से अपनी फार्मोको विजिलेंस, यानी एक तरीके से इन सब चीज़ों पर अपना ध्यान देने की ज़रूरत है कि फार्मा इंडस्ट्री में कहाँ पर लोग गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें जब ना वैक्सीनेशन के साथ साथ चलती रहेंगी आगे, तब जाके ही कोरोना को मात हम दे पाएंगे। अगले आर्टिकल में बात करते हैं इंडिया का क्या रोल होने वाला है क्लाइमेट चेंज में पूरे वर्ल्ड में। अब देखिए, नेट जीरो कार्बन एमिशंस का डिबेट तो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। पिछले 2 दिन एडिटोरियल्स में भी हमने देखा किस तरीके से इंडिया का क्या रोल डिस्कस किया गया है पूरे वर्ल्ड में। अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट यानी जॉन केरी जी हैं, जो अब इतना लंबा चौड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात याद रखिए, जो क्लाइमेट चेंज के एनवॉय हैं यूएस के, जिनका नाम जॉन केरी है, वो इंडिया आए थे और उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरीके से सारी कंट्रीज जो हैं वो कोऑपरेट करके क्लाइमेट चेंज पे अपने अपने गोल्स को सेटिस्फाई करेगी और अपनी प्रायोरिटीज़ और लॉन्ग टर्म टारगेट्स को सेट करके उन पर चलेंगी। प्रायोरिटीज़ और लॉन्ग टर्म टारगेट्स कैसे? मान लीजिए कोई कंट्री सेट करती है कि 2050 तक उनको अपना कार्बन फुटप्रिंट जीरो करना है, ये एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है? अभी हमें अपने सल्फर और कार्बन एमिशंस कम करने हैं, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म गोल्स आप कह सकते हैं, ठीक है। अब आने वाले अप्रैल 22 और अप्रैल 23 में इस साल के जो बाइडेन साहब आने वाले हैं इंडिया, और उसमें क्या करने वाले हैं, वो समिट ऑन क्लाइमेट करने वाले हैं, ठीक है। अब समिट और क्लाइमेट में क्या होगा कि मेजर कंट्रीज को अपने अपने प्लान्स जो हैं वो बताने पड़ेंगे कि वो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट एक्शन को टैकल करने वाले हैं, ठीक है। एक चीज़ तो बहुत साफ है, क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट लीडरशिप जो है उसको एक तरीके से ग्लोबल स्टेज पे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तभी हम 2050 तक अपना नेट जीरो कार्बन एमिशंस जो है उनको अचीव कर पाएंगे। अगर ये लीडरशिप नहीं बढ़ी और क्लाइमेट एक्शन में ध्यान नहीं दिया गया, फिर दिक्कतें तो बहुत आने वाली हैं, ठीक है। इंडिया के कुछ टारगेट्स हमने अगर एनालाइज किया हुआ करंट अफेयर्स को, तो वो कुछ इस टाइप के हैं। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट 2025 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और 2030 तक 400 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, ये इंडिया के आप कह सकते हैं अभी के टारगेट्स हैं। उसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट्स, सिंपल से एग्जांपल दूंगा, इंटरनेशनल सोलर लाइंस। अब इससे ज़्यादा तो आप समझदार हैं, अब हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करने लग गया तो बहुत लंबा हो, एडिटोरियल हो जाएगा। खैर, इसके रिगार्डिंग भी कभी सेपरेट वीडियो बना देंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेशन, टाटा, मॉरिस गैराज, एमजी और टेस्ला तो खैर इंडिया में आने ही वाली है। सबके सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ही फोकस कर रहे हैं, तो इसको भी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपने ये चीज़ न्यूज़ में डेफिनेटली पढ़ी होगी। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, पर कैपिटल इनकम को भी एक तरीके से एग्रीगेट एमिशन से जोड़ा जाता है। जहाँ पर लोगों की इनकम ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा कमाएंगे, तो सिंपल सी बात है, कंट्री भी थोड़ी डेवलप ज़्यादा होगी, तो वहाँ एमिशंस भी ज़्यादा होंगे।
तो वर्ल्ड बैंक एक तरीके से हाई इनकम कंट्री किसे क्लैरिफाई करता है? जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम $12,536 या उससे ज़्यादा है 2019 के साल में, वो एक तरीके से हाई इनकम इकोनॉमी है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। तो जितनी भी हाई इनकम इकोनॉमीज हैं वो डेफिनेटली एमिशंस ज़्यादा करती हैं। पिछले एडिटोरियल्स में हमने देखा कि यूएस यूके जो है वो इंडिया का करीब करीब 3 गुना ज़्यादा एमिशंस करते हैं। ये चीज़ इनफैक्ट मुझे भी सरप्राइजिंग लगी, लेकिन इंडिया तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अगर पॉल्यूशन और क्लाइमेट को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो किसी भी हाई इनकम कंट्री को 15 से 20 साल में अपने ये नेट जीरो एमिशन जो है 2020 से अगर गिना जाए तो अचीव कर लेने चाहिए, यानी 2035 या 2040 तक उनको ये चीज़ अचीव कर लेनी चाहिए। अब देखते हैं वो कब तक अचीव करते हैं। खैर चाइना ने तो 2060 का टारगेट दे रखा है, अब क्या पता उनके दिमाग में क्या है, ये तो आगे की डेवलपमेंट में देखा जाएगा। टेक्नोलॉजीज को मिटिगेट करके, इन सब चीज़ों को चीप करके, क्या सोलर पैनल्स हो गए, जितने भी सोलर इक्विपमेंट्स हो गए, इनको चीप करने के बाद ही सारी कंट्रीज जो है वो नेट जीरो एमिशंस के तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे और डेफिनेटली हम इस चीज़ को भी अचीव कर लेंगे। बिम्स्टेक की यहाँ बात की गई है। अब बिम्स्टेक को एक तरीके से अपने आप को रीइन्वेंट यानी उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्यों, बताता हूँ। 1 अप्रैल को बिम्स्टेक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी वर्चुअल मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने जो 17 मीटिंग जो हुई थी उसमें एक एजेंडा डिस्कस किया कि किस तरीके से आगे जाके क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं बिम्स्टेक में। ठीक है, अब यहाँ पर जो एजेंडा था वो किस तरीके से डेवलप हुआ। जैसा हमें पता है कि पैंडमिक में जितना भी हमारी मीटिंग्स थी सब के सब ठप हो गई, डेवलपमेंट्स जो थी वो रुक गई, और लास्ट मीटिंग कब हुई थी? अगस्त 2018 में। तो इतना टाइम हो गया, करीब करीब अब 2.5-3 साल ही मान लीजिए, इतना हो गया है, तो मीटिंग करने की ज़रूरत तो है ही ना। तो मीटिंग करेंगे तभी तो अगले समिट का जो प्रॉपर गोल्स हैं उसको सेट कर पाएंगे। और करंट अफेयर्स का यानी एग्जाम में आने लायक एक क्वेश्चन क्या है, बिम्स्टेक की रिसेंटली कौन सा वर्जन हुआ था मीटिंग का? वो है 17th। कहाँ पर हुई थी मीटिंग? श्रीलंका में। स्टार मार्क कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। G20, आसियान, SCO, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कोविड पैंडेमिक में भी अपनी मीटिंग प्रॉपर करी थी, हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल की मीटिंग्स हुई थी और अपने डेवलपमेंट्स की बात की गई थी। लेकिन बिम्स्टेक की बात करो, कुछ नहीं किया इन्होंने, ठंडे बस्ते में चीज़ें रही। तो यहाँ पर देखिए ये मेजर दिक्कत है कि कोविड-19 का बहाना देखिए चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती ना, क्योंकि G20 और आसियान ये कैसे कर रहे हैं फिर मीटिंग अगर कोविड-19 है। ऑल तो वर्चुअली कर रहे हैं, डेफिनेटली पता है, लेकिन बिम्स्टेक को भी आगे बढ़ के ये सब चीज़ें डेवलपमेंट्स करनी चाहिए थी ना। कुछ बिम्स्टेक के इतिहास में अगर हम जाएँ तो स्टार्टिंग में 4 देशों को लेके बिम्स्टेक बना था, इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका। लेकिन बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 में ये सब चीज़ें हुई और उसके बाद बिम्स्टेक जो था 3 और देशों को एक्सपैंड हुआ। किनको? म्यांमार, नेपाल, भूटान। ये स्टैटिक जी के आप इससे कह सकते हैं, एग्जाम में ये आ सकती है। ठीक है, अब देखिए जो चौथा समिट जो हुआ था काठमांडू में, कहाँ? अगस्त 2018 में। इसमें उन्होंने क्या प्लान डिवाइस किया था? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करेंगे, इकोनॉमी और सिक्योरिटी कॉपरेशन कंट्रीज के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि सारी कंट्रीज एक पीसफुल, प्रॉस्परस और सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल की तरफ आगे जाके बढ़ें। लेकिन सच में सिर्फ कहने वाली बातें हो गई थी, कुछ डेवलपमेंट तो देखी गई नहीं। ठीक है, तो अभी की जो मीटिंग हुई थी ना उसमें भी हम देख सकते हैं ट्रेड और इकोनॉमिक डॉजियर, यानी इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाना है, रुकी हुई इकोनॉमी को, उसमें जो बातें होनी थी वो उतनी देखी नहीं गई, कम ही देखी गई। तो ये दिक्कत है। अब फिक्की जो है यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने एक तरीके से सजेस्ट किया था जनवरी 2018 में कि बिम्स्टेक को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे तब जाके बिम्स्टेक जो है एक रियल गेम चेंजर बन के आएगा पूरे एशिया में। पूरे एशिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि आज की डेट में आपको पता होगा कि G20, G7, SCO इस टाइप की जो मीटिंग्स होती है ना, ये डोमिनेट करती हैं पूरे वर्ल्ड में। तो अगर बिम्स्टेक को डोमिनेट करना है, यानी आप एक तरीके से बिम्स्टेक यानी इंडिया को ही अगर डोमिनेट करना है ना, क्योंकि बिम्स्टेक जो है मेजरली इंडिया ही चलाता है इसको। ठीक है, इंडिया ही सबसे बड़ी कंट्री उसमें एक तरीके से है। तो अगर बिम्स्टेक को आगे बढ़ाना है, तो इंडिया को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे साइन करना पड़ेगा, तब जाके ही गेम चेंज हो पाएगा। अभी के हमारे गोल्स होने चाहिए कि हमें बिम्स्टेक में जितने भी ऑब्स्टेकल्स है ना, जितनी भी बाधाएं रास्ते में आ रही हैं, उनको ओवरकम करना है। ठीक है, अब पहले तो बिम्स्टेक में करना क्या है, हमें अपने जो जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, यानी जितने भी हमारे आसपास के जितने भी देश हैं, म्यांमार, श्रीलंका, जितने भी आसपास के हमारे नेबर्स हैं स्पेसिफिकली, उनके साथ हमें टेंशन फ्री बायलैटरल रिलेशंस करने हैं। क्योंकि अगर हमारे पास आपस में ही मतभेद हमारे होंगे तो कैसे जाके हम बिम्स्टेक में कोऑपरेट कर पाएंगे। तो पहले आपसी मतभेद को कम करने की ज़रूरत है।
एग्जांपल देता हूँ, जैसे म्यांमार और इंडिया में अभी तो खैर इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन इंडिया भी डेफिनेटली इनफॉर्मली, अगर इनफॉर्मल ग्राउंड्स पे बात करूँ तो इंडिया भी म्यांमार के जो मिलिट्री कू है यानी म्यांमार के मिलिट्री जनरल से नाराज़ है। तो छोटे मोटे इस टाइप की चीज़ें तो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये होनी नहीं चाहिए, तब जाके ही बिम्स्टेक प्रॉपर्ली प्रोग्रेस करेगा। दूसरी बात, कई कंट्रीज ऐसी हैं जो बिम्स्टेक और सार्क जो है दोनों की मेंबर्स हैं। तो जब सार्क की मीटिंग होती है ना, तब तो बहुत जील से यानी बहुत जोर शोर से उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, डेवलपमेंट्स की बात करती हैं, लेकिन जब बिम्स्टेक की बात आती है तो वो ठंडी पड़ जाती हैं। ऐसा क्यों भाई? जब बिम्स्टेक भी तो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ भी वही उतने ही जोर शोर से, उतने ही जोश के साथ पार्टिसिपेट करो ना। वहाँ पर तुम्हारी जील जो है वो डाइल्यूट क्यों हो जा रही है? मेन दिक्कत तो ये है, ठीक है। उसके बाद चाइना जो है ना, उसके जो इंट्रूजन है साउथ एशियन स्पेस में, यानी चाइना की एक तरीके से डोमिनेंस जो है वो भी बाकी कंट्रीज को ठंडे बस्ते में डाल देता है। अब अगले साल क्या होने वाला है कि बिम्स्टेक अपनी सिल्वर जुबली मनाने वाला है। सिल्वर जुबली मनाना यानी खुशी का माहौल, लेकिन अभी उसके सामने तो खुद इतने चैलेंजेस खड़े हैं, यानी उसको पहले अपना लेवल ऑफ कोऑपरेशन और रीजनल इंटीग्रेशन उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। कोऑपरेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारा आपस में रीजन में जो कोऑर्डिनेशन है, जो हमारे आपस में जो एक्चुअल में ट्रेड होना चाहिए वो बढ़ेगा, और रीजनल इंटीग्रेशन भी डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। उसका नाम भी इतना पुराना सा है, उसको एक्चुअल में रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है। बिम्स्टेक की जगह अगर हम उसे बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी कहें, ज़्यादा बढ़िया दिखाई देगा, ठीक है। एक तरीके से अगर ये सारे स्टेप लिए गए और उन स्टेप्स के साथ साथ अगर कमिटमेंट अगर लीडर्स की स्ट्रांग हो, तो डेफिनेटली बिम्स्टेक का एक न्यू विजन हमें देखने को मिलेगा, और ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के लिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट मानी जाएगी। अगले आर्टिकल की बात करते हैं। यहाँ पर इमीडिएट वैक्सीनेशन की बात की गई है। क्यों? आपको पता होगा कि जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स जा तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसे बहुत तगड़े प्रोटोकॉल्स नहीं हैं जो कोविड से उनको बचा पाएँ, ठीक है। मेजर दिक्कत तो यहाँ पर ये है। अब देखिए, यहाँ पर जितनी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक तरीके से स्टूडेंट को कैंपस में ले तो आ रहे हैं, लेकिन कई ये कॉलेज में, स्कूल में देखा गया है कि वहाँ पर कोविड-19 के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जहाँ पर स्टूडेंट और टीचर दोनों इफेक्टेड पाए गए। क्योंकि सिंपल सी बात है, इतने सारे बच्चे कॉलेज जाएंगे, जहाँ पर मास गैदरिंग होगी, वहाँ पर कोरोना बढ़ने की शंका तो है ही है। अब कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक बहुत अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएस की जो है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक तरीके से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स और फैकल्टी दोनों के लिए वैक्सीनेशन किया हुआ यूनिवर्सिटी में, कि यूनिवर्सिटी में आने से पहले उनको वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में अपने पढ़ाई या जो भी एग्जाम हैं वो देंगे। ये एक तरीके से बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि ये एक तरीके से कोरोना को फैलने में रोकता है। फैलने में क्या, लोगों को एक तरीके से इम्यूनिटी जो है लोगों की बढ़ाता है, तो कोरोना को आप एक तरीके से रोक पाएंगे, कर्टेल कर पाएंगे। अब 2020 में जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी थी उन्होंने डिजिटल रिफॉर्म तो लाए, यानी किस तरीके से आप ऑनलाइन क्लास वगैरह करेंगे, डिजिटल बोर्ड पे, जूम पे क्लासेस होंगी, वो तो हुआ, लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस देखे गए। कैसे? एग्जाम्पल बताता हूँ। जितने भी प्रिविलेज पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, यानी प्राइवेट कॉलेज और जो महंगी वगैरह यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, उन्होंने तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंस कर लिया। टीचर्स को आप क्या कह सकते हैं, कह दिया कि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाइए, अपना जूम प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज़ें कराई, ठीक है। तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ाया और क्लासेस जो है प्रॉपर्ली कंडक्ट करी, लेकिन सारे कॉलेज ऐसा नहीं कर पाए। कुछ छोटे कॉलेज थे या गवर्नमेंट कॉलेज थे, वहाँ पर ये सब चीज़ें उतने अच्छे से नहीं हो पाई। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो स्वयं पोर्टल है, उन्होंने एक तरीके से इन कॉलेज को अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने में और एकेडमिकली अच्छा, अगर ये कॉलेज एकेडमिकली अच्छी आप कह सकते हैं डिलीवरेंस जो है उसको करने के लिए हेल्प किया। तो स्वयं पोर्टल जो है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था। आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। तो स्वयं पोर्टल जो है वो एक तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी दिक्कतें हैं। क्या? लो इंटरनेट पेनिट्रेशन, लिमिटेड पावर एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार की सौभाग्य इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य अभी भी ऐसा है जो फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड नहीं है। जब कोई राज्य फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड नहीं होगा तो वहाँ इंटरनेट भी कैसे पहुँचेगा? बिना बिजली के इंटरनेट कैसे चल जाएगा? तो दिक्कत है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मेजर दिक्कतें हैं। तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे वहाँ पर? तो ये दिक्कतें जो है आज की डेट में प्रिवेल करती हैं और इनको हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। तो सारी यूनिवर्सिटी जो है ना, वो एक तरीके से ऑनलाइन स्पेस में एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती, जो रिसोर्सेज लैक करती हैं। तो इन रिसोर्सेज को ही हमें रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है, इनको बढ़ाने की ज़रूरत है, और रिसोर्सेज बढ़ाने के साथ साथ हमें वैक्सीनेशन पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि वैक्सीनेशन पे हम ध्यान देंगे, कॉलेज को रीओपन करने से पहले वैक्सीनेशन करेंगे, तब जाके ही कोविड को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो ये जो रिसेंट स्पाइक है ना, ये पूरा इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को और पूरे देश को बर्बाद कर सकती है।
तो आज हमने डिस्कस कर ये एडिटोरियल्स। आई होप आपको ये एडिटोरियल्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से इंक्रीज होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। कोई आपको कुछ चीज़ अगर पर्सनली पूछनी है तो आप thedailyBroadcastonline@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।